हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीएसएससी मेंस का समान विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 15 लेकर के आई हूँ और आप लोगों को इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 41 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। और इन 41 क्वेश्चन में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप जानते होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप लोग नहीं जानते होंगे। जिनको जानते होंगे आप उसको रिवाइज करेंगे और जिसको नहीं जानते उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है। क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर बढ़ने से पहले अभी तक इस फैमिली सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ले। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन ए में आपका है रेफ्लोसिया, बी में आपका है वोल्फिया, सी में आपका है लोडोसिया और डी में आपका है सिकोया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए रेफ्लोसिया। यह जो है सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया। यदि यहाँ पे हम लोग सबसे छोटे फूल की बात करें तो वो कौन सा फूल है, वोल्फिया। वोल्फिया जो है सबसे छोटा फूल या पुष्प है। और सी में आपको दिख रहा है लोडोसिया। लोडोसिया जो है यह सबसे बड़ा फल है। क्या है, यह सबसे बड़ा फल है और इसका बीज जो होता है यह सबसे बड़ा बीज होता है। तो इसके साथ साथ जो है सबसे बड़ा फल के साथ साथ आप लोग यह भी माइंड में रखेंगे कि सबसे बड़ा बीज जो होता है वह लोडोसिया का ही होता है। ओके, और सबसे छोटा बीज जो होता है वह आर्किड का होता है। और डी में आपका है दिया हुआ सिकोया। सिकोया जो होता है यह सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे सबसे बड़ा बीज की बात की तो वो लोडोसिया का होता है, बट सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो किसका होता है, साइकस का होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। आइए हम लोग और कुछ इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा आवृत बीजी वृक्ष जो होता है वो कौन सा होता है, यूकेलिप्टस होता है। और छोटा आवृत बीजी वृक्ष कौन सा होता है, लेमना होता है। और सबसे बड़ी पत्ती वाली पादप आपका हो जाता है विक्टोरिया रिजिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे बड़ी पत्ती वाली पादप कौन सा होता है, तो विक्टोरिया रिजिया होता है। बहुत ही चौड़ा उसका पत्ता होता है। और लंबा गुणसूत्र किसका होता है, तो ट्राइलियम का होता है। और सबसे छोटा गुणसूत्र होता है आपका शैवाल का। और सबसे छोटी पादप कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की होती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 में है कि हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वह कितना होता है। आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है 332 मीटर प्रति सेकेंड, बी में आपका है 1490 मीटर प्रति सेकेंड, सी में आपका है 5130 मीटर प्रति सेकेंड और डी में आपका है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सी में आपको जो दिख रहा है 5130 मीटर प्रति सेकेंड, यह जो है ध्वनि का वेग किसमें होता है, तो यह जो लोहा में ध्वनि का वेग जो होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ऑप्शन आपका डी में जो दिख रहा है 1269 मीटर प्रति सेकेंड, यह जो होता है किसमें होता है, तो यह जो आपका हाइड्रोजन में जो ध्वनि का वेग जो होता है वह 1269 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसको भी जो आप लोग माइंड में रख लेंगे। आइए हम लोग और माध्यम की बात करें कि कौन कौन से माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो जल में जो ध्वनि का वेग होता है वह 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद आपका समुद्री जल में जो ध्वनि का वेग होता है 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। पारा में आपका होता है 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है ध्वनि का वेग पारा में। उसके बाद कांच में होता है 5640 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और सबसे अधिक जो ध्वनि का वेग होता है वो लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। देखिए यहाँ पे जल हो गया, यहाँ पे जो छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दी हूँ। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है। सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि पीएच मान जो दिया था किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था, सोरेनसन ने। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है। और आपका ऑप्शन डी में है
7.4, तो 7.4 जो होता है किसका pH मान होता है, तो यह जो है रक्त का pH मान होता है 7.4, और रक्त जो होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। और 8.4 जो होता है वो किसका होता है, समुद्री जल का pH मान होता है 8.4, यह भी क्षारीय होता है। आइए हम लोग क्विकली और सब के बारे में जान लेते हैं किसका जो pH मान कितना होता है। तो सिरका का जो pH मान होता है कितना होता है, 2.4 होता है, शराब का होता है 2.8 होता है, नींबू का 2.2 होता है, दूध का 6.4 होता है, उसके बाद लार का आपका हो जाता है 6.5 होता है, उसके बाद कॉफ़ी का हो जाता है 4.5 से 5.5 के बीच होता है, उसके बाद टमाटर जूस का हो जाता है आपका 4.5 से 5.5 के बीच होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही इजी है, तो आप सभी जानते ही होंगे। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो होमो सेपियंस होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमो सेपियंस। आइए हम लोग क्विकली और सभी जो और सबके बारे में वैज्ञानिक नाम की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिज होता है। और चना का क्या होता है, साइसर ओरिएंटिनम होता है। मटर का होता है पिसम सेटिवम होता है। गेहूं का होता है ट्राइटिकम एस्टिवम होता है। आम का आपका हो जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। गाय का हो जाता है बॉस इंडिकस। मक्खी का हो जाता है मस्का डोमेस्टिका। और बिल्ली का होता है फेल्स डोमेस्टिका। उसके बाद कुत्ता का हो जाता है कैनिस फैमिलियरिस। उसका मेढक का हो जाता है राना टिग्रिना। तो ये सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है कि कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो चलते हैं हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद राइट आंसर को क्लिक करेंगे। तो ए में आपका है कोबाल्ट ऑक्साइड, बी में आपका है फेरिक लवण, सी में आपका है गोल्ड क्लोराइड, डी में आपका फेरिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फेरिक लवण हो जाएगा। देखिए कांच का जो पीलापन रंग जो दिया जाता है, तो कांच में पीलापन रंग देने के लिए अलग अलग तरह से पीला रंग उसमें दिया जाता है। कहीं समान पीला रंग दिया जाता है, तो कहीं पे आपका प्रदीप्तिशील पीला रंग दिया जाता है, नींबू जैसा पीला रंग कांच पे दिया जाता है। तो सबके लिए जो अलग अलग पदार्थ का यूज किया जाता है। तो ये जो आपका फेरिक लवण जो है, फेरिक लवण जो दिया जाता है कांच का पीला रंग देने के लिए, तो फेरिक लवण जो होता है या दिया जाता है कांच में, तो यह प्रदीप्तिशील पीला रंग चढ़ाने के लिए कांच में दिया जाता है। यदि समान पीला की बात करें तो कांच में समान पीला रंग देने के लिए कैडमियम सल्फेट का यूज करते हैं, और नींबू जैसा पीला रंग कांच में देने के लिए कैडमियम सल्फाइड का यूज करते हैं। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। आइए हम लोग और जान लेते हैं कि कांच में रंग देने के लिए, अलग अलग रंग देने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है। तो गहरा नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पिकॉक नीला देने के लिए क्यूप्रिक लवण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हरा रंग देने के लिए सोडियम क्रोमेट का उपयोग किया जाता है, और भूरा रंग देने के लिए फेरिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद लाल रंग देने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड का, उसको चटक लाल रंग देने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का, और नारंगी लाल देने के लिए सिलीनियम ऑक्साइड का। उसके बाद रूबी जैसा लाल रंग देने के लिए गोल्ड क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो इसको, इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि जो है इससे जो एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको जानना और रिवीजन करना। ओके, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में है कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप चश्मा के लेंस में हम लोग किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो क्रुक्स कांच का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्रुक्स कांच। ओके, और बी में आपका है कौन सा कांच है, बी में क्राउन कांच या क्राउन कांच भी बोलते हैं, और हम लोग इसको क्राउच कांच के नाम से भी जानते हैं। तो क्राउन कांच या क्राउच कांच का जो यूज करते हैं हम लोग विद्युत बल्ब बनाने में। विद्युत बल्ब, जो भी बल्ब होते हैं, विद्युत का बल्ब जो होता है उसमें कौन सा कांच होता है, तो वो क्राउच कांच होता है। और सिम आपका है सोडा कांच। सोडा कांच का हम लोग किसमें उपयोग करते हैं, तो ट्यूबलाइट जो बनाते हैं, या बोतल बनाने में, ट्यूबलाइट बनाने में जो है हम लोग सोडा कांच का यूज करते हैं। और आपके ऑप्शन डी में है मृदु कांच। तो मृदु कांच का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो परखनली बनाने में हम लोग मृदु कांच का उपयोग करते हैं। और इसी तरह से होता है और सारे कांच होते हैं, जैसे आपका फ्लिंट कांच होता है। तो फ्लिंट कांच का उपयोग हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, तो कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने में लोग फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं।
पायरिडेक्स, कौन सा कांच, पायरेडेक्स कांच या पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का उपयोग हम लोग प्रयोगशाला के उपकरण में करते हैं। उसके बाद पोटास कांच, पोटास कांच का उपयोग हम लोग कांच के बर्तन बनाने में करते हैं। ओके, तो इन सारे कांच के जो विभिन्न प्रकार हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लगभग सारे कांच एवं कांच के प्रकार एवं उपयोग को बताई हूँ। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, क्वेश्चन में आप बढ़ते हैं आपके 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कि एक फैदम, यहाँ पे फैदम होगा, यहाँ पे से पैदम दिया हुआ है तो मैं ठीक कर देती हूँ, एक फैदम होगा। तो एक फैदम बराबर होता है, तो एक फैदम जो होता है वह 6 फीट के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 फीट। क्लियर। आइए हम लोग क्विकली और सब मात्रकों की पद्धति के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपके -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट से ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखा जाएगा। और एक बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है। और आपके 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम होता है। और 1 कैपिल बराबर होता है 100 फैदम होता है। उसके बाद 1 माइक्रोन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी होता है। और आपके 1 रिम बराबर होता है 20 दस्ता होता है। उसके बाद 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। वैसे यह जो है आप लोग जानते ही होंगे। और 1 मिली सेकेंड बराबर होता है आपके 10⁻³ पावर सेकेंड होता है। और 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻6 सेकेंड होता है। और 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻9 सेकेंड होता है। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में है कि क्या है कि किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो है हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं इसके बारे में कि कौन से तापमान पर जो है सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का जो माप होता है या मान होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। तो वह -40 डिग्री पर होता है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट जो होता है वह समान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, क्या है देखते हैं। 9 में आपका है कि लीची का खाने योग्य भाग होता है। तो लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वह कौन सा होता है, एरिल होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी में आपका भ्रूणपोष दिया हुआ होता है। तो हम लोग गेहूं का कौन सा भाग खाते हैं, तो गेहूं का हम लोग भ्रूणपोष खाते हैं। क्लियर। और ए में दिया हुआ बीज, तो हम लोग बीज किसका बीज खाते हैं, तो मूंगफली का हम लोग क्या खाते हैं, बीज खाते हैं। और मध्यभित्ति किसका हम लोग मध्यभित्ति खाते हैं, तो इमली का जो पोर्शन हम लोग खाते हैं या जो पार्ट हम लोग खाते हैं तो वह मध्यभित्ति खाते हैं, इमली का मध्यभित्ति खाते हैं। तो क्लियर। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपके 10 की ओर। क्वेश्चन में आपका 10 में है कि सबसे छोटा फूल किसका होता है। देखिए, यह क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में इसका डिस्कशन कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर भी इसका डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपका 10 में क्या है, सबसे छोटा फूल किसका होता है या सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो वो वोल्फिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 में है कि मलेरिया रोग, कौन सा रोग, मलेरिया रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वह कौन सा अंग होता है, प्लीहा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लीहा। और मलेरिया रोग जो होता है वह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्लियर। और तंत्रिका तंत्र जो प्रभावित होता है वह कोढ़ रोग से जो होता है वह पूरे तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में है कि किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है।
कौन से रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग के रोकथाम के लिए हम लोग जो है BCG का टीका लगाते हैं। और टीबी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, तपेदिक रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। और बी में आपका है पोलियो। पोलियो रोगों के निदान के लिए कौन सा वैक्सीन यूज किया जाता है? तो पोलियो वैक्सीन ही यूज किया जाता है। बहुत ही इजी है, क्योंकि पोलियो के नाम से ही इसका वैक्सीन का नाम रखा गया है। और छोटी माता, जर्मन खसरा, इन सभी के रोगों के निदान के लिए हम लोग कौन सा वैक्सीन का यूज करते हैं या लगाया जाता है? तो रूबेला वैक्सीन का। क्लियर। और मम्मस, खसरा रोग के निदान के लिए मम्मस वैक्सीन का यूज किया जाता है। उसके बाद काली कुकर खांसी, काली खांसी हो गया। उसके बाद कुकर खांसी, काली खांसी को हम लोग कुकर खांसी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डिप्थीरिया, उसके बाद टिटेनस, इन सभी रोगों के निदान के लिए हम लोग जो है DPT का टीका लगाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746 वाट। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 14 की ओर। क्वेश्चन आपका 14 में कि एल्यूमिनियम कौन सा पदार्थ है आपका? यहाँ पे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है, यहाँ पे निष्कर्षण होगा, निष्कर्ण दिया हुआ है, निष्कर्षण होगा। तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कौन से अयस्क से किया जाता है? तो वह कौन से अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बॉक्साइट। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एल्यूमिनियम के और सारे भी अयस्क होते हैं। कौन कौन से होते हैं बॉक्साइट के अलावा? तो कोरंडम, क्रायोलाइट जो होता है वह एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है। एम आपका है क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है? तो तांबा का जो अयस्क होता है वह क्यूप्राइट एवं कॉपर पायराइड होता है। उसके बाद डी में दिया हुआ आपका बी में हेमेटाइट। तो हेमेटाइट जो होता है किसका अयस्क होता है? तो लोहा का अयस्क होता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, ये सभी जो होता है वह लोहा का अयस्क होता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपके 15 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका कि द्रव धातु तत्व कौन सा है? तो द्रव धातु तत्व कौन सा है? आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है पारा, बी में आपका है ब्रोमीन, सी में आपका चांदी, डी में आपका दिया हुआ है सोना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारा। देखिए, मात्र एकमात्र ऐसा धातु है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इन दोनों पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। और आपका सी में चांदी दिया हुआ है। चांदी जो है यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है। क्या है? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु की बात करें तो वह चांदी है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपका एराइज होता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और धातु कौन सा है? तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु की बात करें तब आपका चांदी हो जाएगा, और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और धातु की बात करें तब आपका जो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो ये इसको भी जो आप लोग माइंड में रखेंगे। डी में आपका है सोना। सोना जो होता है यह सबसे अधिक आघात वर्णीय धातु तत्व होता है। क्लियर। और आइए हम लोग और कुछ जान लेते हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे क्रियाशील धातु जो होता है वह कौन सा होता है? सीजियम होता है। सबसे क्रियाशील धातु तत्व आपका सीजियम हो जाता है। और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व की बात करें तो वह फ्लोरीन हो जाता है। देखिए, सबसे क्रियाशील धातु तत्व आपका सीजियम होगा, और सबसे क्रियाशील अधातु तत्व जो होगा आपका फ्लोरीन होगा, और सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, और सबसे भारी तत्व होता है आपका ओस्मियम। यदि यहाँ पे हम लोग यह बात करें कि सबसे हल्का धातु तत्व की बात करें तब आपका हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्का तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन होगा, और सबसे हल्का धातु तत्व की बात करें तो लिथियम हो जाएगा। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है कि द्रव और धातु तत्व कौन सा है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे आइए हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो द्रव और धातु तत्व कौन सा है, तो वह ब्रोमीन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। और डी में आपका है सोडियम। सोडियम को हम लोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं रखते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में रखने पर जो है स्वतः जलने लगता है, तो इसीलिए हम लोग जो है इसको केरोसिन के तेल में रखते हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में है, क्या है देखते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन जो है 10 पर पावर 5 या 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 10 पर 7 अर्ग। तो 10 पर 7 अर्ग पावर जो होता है तो ये किसके बराबर होता है, तो 1 जूल बराबर जो होता है 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। यह जो है आपके 10 पर जो है पावर 7 जो दिया हुआ है अर्ग, तो यह किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। और आपके डी में दिया हुआ है 4.18 या 4.18 जूल दिया हुआ है, यह किसके बराबर होता है, तो वह जो है 1 कैलोरी के बराबर होता है। उसके बाद आपका ए में दिया हुआ है 9.8 मीटर। तो इसका कोई इससे रिलेटेड कोई नहीं है, किसी तरह की मात्रक नहीं दिया हुआ रहता है। ओके, आइए हम लोग कुछ और भी दूरी मापने के कुछ मात्रकों की चर्चा कर लेते हैं, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 पर -10 पावर मीटर होता है। और 1 फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 पर -15 पावर मीटर होता है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर होता है। और 1 खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, तो 1.496 × 10 पर 11 पावर मीटर होता है। और 1 पारसेक बराबर होता है 3 × 10 पर 16 मीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष कितना होता है 9.46 × 10 पर पावर 15 मीटर होता है। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 पर -6 मीटर होता है, 10 पर -6 पावर मीटर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.16 × 10 पर पावर -19 जूल होता है। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 10 पर पावर 3 कैलोरी होता है। और 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दूरी मापने के कुछ महत्वपूर्ण मात्रकें हैं। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 में है कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। तो मलेरिया रोग जो होता है वह किसके कारण से होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। ए में आपका है लिस्मानिया, क्या दिया हुआ है, ए में लिस्मानिया। बी में आपका विब्रियो कोमा। सी में आपका प्लाज्मोडियम। डी में आपका है पॉल ट्यूरेला। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्लाज्मोडियम सी। देखिए प्लाज्मोडियम जो है यह क्या है, यह एक प्रोटोजोआ है। क्या है, यह एक प्रोटोजोआ है। और मलेरिया रोग जो होता है यह प्रोटोजोआ के कारण से ही होता है। ए में आपका है लिस्मानिया। तो लिस्मानिया से जो है, यह भी एक प्रोटोजोआ ही लिस्मानिया। तो लिस्मानिया से कौन से रोग होते हैं, तो काला जार जो होता है वो लिस्मानिया प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। और बी में आपका है विब्रियो कोमा। क्या है, विब्रियो कोमा। तो विब्रियो कोमा एक जीवाणु है। विब्रियो कोमा क्या है, एक जीवाणु है। और विब्रियो कोमा जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो हैजा रोग होता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। और प्लेग जो होता है वह कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो ये जो पास्ट्यूरेला पेस्ट्रीज, यहाँ पे पास्ट्यूरेला जो आपका पेस्ट्रीज दिया हुआ है, तो यह एक जीवाणु है। क्या है, जीवाणु है। आपके ऑप्शन डी में जो दिख रहा है यहाँ पे पॉल है, पॉल ट्यूरेला जो है, यह पॉल नहीं पॉस है। पास्ट्यूरेला पेस्ट्रीज का पूरा नाम होता है पास्ट्यूरेला पेस्ट्रीज। तो इस जीवाणु से कौन सा रोग होता है, तो प्लेग रोग होता है। और एक होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे कौन सा रोग होता है, तो कुष्ठ रोग होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं।
ए में आपका है 1.33, बी में आपका है 3.46, सी में आपका है 1.52, डी में आपका 2.42। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 1.33। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे पानी के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.33 होता है। यदि हम लोग पानी के क्रांतिक कोण की बात करें तो कितना होता है 48.5 डिग्री होता है क्रांतिक कोण पानी का। क्लियर। आइए हम लोग क्विकली और सब के अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। जैसे क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1.52 होता है। सी में आपको जो दिख रहा है किसका अपवर्तनांक है, यह क्राउन कांच का होता है। और क्राउन कांच का जो क्रांतिक कोण होता है वो कितना होता है 41.1 डिग्री होता है। और हीरा का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 2.42 होता है, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिख रहा है। और हीरा का जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है 24.4 डिग्री होता है। और एक होता है फ्लिंट कांच का जो क्रांतिक कोण होता है कितना होता है 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आपका जो इसका अपवर्तनांक हो जाता है फ्लिंट कांच का वह 1.65 होता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन डी का जो आविष्कार किया था किसने किया था, आइए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है फंक, बी में आपका है मैकलोन, सी में आपका होलकट, डी में आपका है हॉपकिंस। तो विटामिन डी का आविष्कार जो किया था हॉपकिंस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग जो किया था फंक ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद मैकलोन जो है विटामिन ए एवं बी का आविष्कार किया था मैकलोन। और सी में आपको जो दिख रहा है होलकट ने विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो इन सारे को पॉइंट को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन में आपके 21 की ओर। क्वेश्चन में आपका 21 में है कि हल्दी में पीला रंग का कारण है। तो हल्दी में जो पीला रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो हल्दी में जो पीला रंग का जो कारण हुआ कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है। थोड़ा नाम टेढ़ा है, कोई बात नहीं। कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी में पीला रंग होता है। ओके, और ए में दिया हुआ आपका कैप्सेंथीन। क्या दिया हुआ है कैप्सेंथीन। तो कैप्सेंथीन के कारण किस में कौन सा रंग होता है, तो मिर्च में जो लाल रंग होता है वह कैप्सेंथीन के कारण होता है। और उसके बाद आपके डी में दिया हुआ है कैप्सेसिन। तो कैप्सेसिन के कारण किस में कौन सा रंग होता है, तो मिर्च में जो चरपराहट होता है वह कैप्सेसिन के कारण ही होता है। आइए हम लोग क्विकली जो है और सब विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं उसके कारण जान लेते हैं किसके कारण जो कौन से पदार्थ में कौन से रंग होते हैं। तो आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आपका प्याज का जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइड के कारण होता है। उसके बाद लहसुन का जो गंध होता है वह किसके कारण होता है एलाइसिन के कारण होता है। और प्याज में जो गंध होता है वह एलाइल के कारण होता है। उसी तरह से आपका मूली में जो तीखापन होता है वह आइसोसाइनेट के कारण होता है। उसके बाद खीरे में जो कड़वाहट होता है वह कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। और करेले में जो कड़वा होता है वह मेमोडिकोसाइड के कारण होता है। उसके बाद टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर का जो नारंगी रंग होता है वह कैरोटीन के कारण होता है। और आलू के कंदों का जो हरापन होता है तो वह किसके कारण होता है सोलिनिन के कारण होता है। और आंवले में जो कसैलापन होता है वह टैनिन के कारण होता है। और प्याज में जो लाल रंग होता है वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो इन सारे को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपके 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि गैसों में गैस का उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका सोडा वाटर का, बी में आपका है वायु का, सी में आपका समुद्री जल का, डी में आपका मिश्र धातु का। तो गैसों में गैस जो है यह जो है वायु का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए वायु में क्या होता है गैसों का गैस में गैस ही उपस्थित होते हैं। तो गैसों में गैसों का क्या होता है मिश्रण होता है। और ए में आपका है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर जो होता है सोडा वाटर यह किससे बना हुआ होता है, यह किसका उदाहरण होता है। तो सोडा वाटर जो है यह द्रव में गैस का उदाहरण है। सोडा वाटर में द्रव में गैस होता है। क्लियर। और
डी में है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो किसका उदाहरण है, यह जो है ठोस में ठोस का उदाहरण है। आपका जैसे मिश्र धातु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी जो है ठोस में ठोस का उदाहरण है। और नींबू रस एवं जल जो है यह द्रव में द्रव का उदाहरण है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपका ए में है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और बी में आपका है क्या, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और आपके ऑप्शन डी में है सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसी तरह से विद्युत मोटर भी होता है। तो विद्युत मोटर यंत्र जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इन सारे पॉइंट को अब जो आप लोग माइंड पे रखेंगे कि कौन सा यंत्र जो है कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है आपका किससे संबंधित है? तो यह जो है रेशम उत्पादन से आपका सेरीकल्चर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। डी में आपका है जैतून की कृषि। तो जैतून की कृषि जो है यह किससे संबंधित है? यह जो है ओलिविकल्चर। जैतून की कृषि को हम लोग कौन से कल्चर के नाम से जानते हैं? ओलिविकल्चर के नाम से जानते हैं। और बी में है आपका शहद उत्पादन। तो शहद उत्पादन जो है जो किस नाम से जानते हैं हम लोग दूसरे नाम से? तो शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन को हम लोग जो है एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। और ए में दिया हुआ आपका मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन को हम लोग जो है पिसीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हम लोग आइए कृषि से रिलेटेड विशिष्ट प्रकार के बारे में जान लेते हैं, जैसे विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है अंगूरों के उत्पादन को कहते हैं। उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चर हो गया फलों फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को। उसकी तरह से हो गया आपका सिल्वीकल्चर हो गया आपका वनों का संरक्षण एवं संवर्धन। फ्लोरिकल्चर हो गया आपका फूलों की कृषि। उसके बाद अर्बरिकल्चर हो गया आपका वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। उसी तरह आपका मेरिकल्चर हो गया समुद्री जीवों का संवर्धन। और ओलेरिकल्चर हो गया जमीनी पर फैलने वाली सब्जियों की कृषि। तो इन सारे को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय का विकार को पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग लाते हैं? तो ECG का। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ECG का। देखिए ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। इस हो गया आपका इलेक्ट्रो, सी से हो गया आपका कार्डियो, जी से हो गया ग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। और इसी से हृदय से रिलेटेड और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए हृदय में मान लीजिए कहीं पे कोई विकार है तो उसका पता लगाने के लिए जो हम लोग ECG का या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। बट मान लीजिए कि हृदय की गति जो है अचानक किसी कारण से कम हो रही है तो उसको फिर उसे समान अवस्था में लाने के लिए, हृदय की गति को समान अवस्था में लाने के लिए जो है हम लोग पेसमेकर टेस्ट करते हैं या पेसमेकर उपकरण का यूज जो है करते हैं। और बी आपका है CT स्कैन। CT स्कैन का यूज है या CT स्कैन उपकरण का यूज हम लोग कब करते हैं? तो संपूर्ण शरीर के किसी भी भाग में विकृति का पता लगाने के लिए जो हम लोग CT स्कैन उपकरण का प्रयोग करते हैं। और आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है EEG। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EEG का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ होता है। और इसका उपयोग जो किया जाता है मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण करने में किया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर? अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 में है कि खैरा रोग का संबंध किससे है? तो खैरा रोग का जो संबंध है वह किससे है? धान से है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान। और खैरा रोग जो धान में होता है वह किसकी कमी से होता है? तो जस्ता की कमी से जो है धान में खैरा रोग होता है। और जस्ता की कमी से ही जो है आम में लिटिल लीफ रोग होता है। तो यहाँ पे आपकी जस्ता की कमी से 2 पॉइंट आपके
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जस्ता की कमी से आपके धान में खैरा रोग होता है और जस्ता की कमी से आम में जो है लिटिल लीफ रोग होता है। और कपास में एक रोग होता है कौन सा, ब्लैक आर्म, यह जो जीवाणु के से होता है। और आपका गन्ना में जो होता है एक रेड रॉट रोग होता है जो कि फफूंद से होता है। और मूंगफली में टिड्डा रोग होता है जो कि फफूंद से होता है। तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन स्केल पर जो है कमरे का जो सामान्य ताप होता है वह कितना होता है, 300 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 300 के जो है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग केल्विन स्केल की बात करें तो केल्विन स्केल पर कमरे का जो सामान्य ताप होता है वह 300 के होता है। बट यदि हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करें कि कमरे का जो सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस में कितना होता है तो वह 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो है कमरे का सामान्य ताप कितना होता है तो 80.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। आपके बी में दिया हुआ 373 केल्विन, तो 373 केल्विन जो होता है किसका ताप होता है तो मानव का जो मानव का नहीं, जल का क्वथनांक, किसका, जल का क्वथनांक जो है केल्विन में जो कितना होता है 373 केल्विन होता है। और जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद जल का क्वथनांक जो है सेल्सियस में कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और डी में दिया हुआ आपका 310 केल्विन, 310 केल्विन जो ताप होता है वो किसका ताप होता है तो मानव का जो सामान्य ताप होता है केल्विन में 310 डिग्री केल्विन होता है। और मानव का जो सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में होता है कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि हम लोग सेल्सियस में बात करें कि मानव का सामान्य ताप सेल्सियस में कितना होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, और आइए हम लोग यहाँ पे और जल का जमना के बारे में जान लेते हैं कि जल जो जमता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। और फ़ारेनहाइट की बात करें तो यह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में जमता है। और केल्विन की बात करें तो जल जो जमता है वह 273 डिग्री केल्विन पर जल जमता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, और हम लोग यहाँ पे और एक फार्मूला होता है आपके केल्विन एवं इसके बाद आपका हो गया सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इनको इससे रिलेटेड जो है एक तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए जो है एक फार्मूला होता है। कौन सा हो जाता है आपका C/5 बराबर F-32/9 बराबर K माइनस, यहाँ पे बराबर है K माइनस 273/5। देखिए फिर से मैं कर देती हूँ, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K माइनस 273/5। तो ये तीनों जो है आपस में रिलेशन बनाते हैं। और इससे जो है आप कोई भी किसी भी कमरे का सामान्य ताप निकालना हो या केल्विन में निकालना हो तो एक चीज़ यदि पता हो तो आप इससे रिलेटेड करके निकाल सकते हैं। आपका C से हो गया, आप यहाँ पे आपका हो गया सेल्सियस, F से हो गया फ़ारेनहाइट, उसके बाद K से हो गया आपका केल्विन। तो इन फॉर्मूले को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 28 में है, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्लियर। और बी में आपका है दिया हुआ टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। आइए हम लोग क्विकली जो है प्रमुख अम्लों एवं उसके प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से किसमें पाया जाता है उसके बारे में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी के डंकों एवं बिच्छू के डंकों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो आपके खट्टे फलों, नींबू, संतरा में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल जो है आपके घास, पत्ते, मूत्र में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपके सॉरेल का वृक्ष एवं टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो आपका
फूलों के रसों एवं सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल आपका फिटकरी व सोरा में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल आपका हरा कशिश में पाया जाता है। उसके बाद अमीनो अम्ल आपका प्रोटीन में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है पाचन रस में पाया जाता है। मैलिक अम्ल आपका कच्चे सेब या फल में पाया जाता है। टैनिक अम्ल चाय में एवं यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। तो इन सारे पॉइंट को जो है आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका है विद्युत धारा, बी में आपका है वेग, सी में आपका त्वरण, डी में आपका है विद्युत बल। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत धारा। और आपका सी में त्वरण वेग बल ये सभी जो है क्या है सदिश राशि है। और वैसे मैं आप लोगों के लिए जो है एक स्पेशल वीडियो आप लोग प्रोवाइड करा चुकी हूँ सदिश एवं अदिश राशियों के बारे में, जिसको मैं कि ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताई हूँ। यदि आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों के सारे सदिश एवं अदिश राशियाँ क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 30 में है कि टेटनस रोग किसके कारण होता है। देखिए टेटनस रोग जो होता है वो किसके कारण से होता है। तो आइए पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ए में आपका वायरस, क्या है ए में वायरस है। बी में आपका बैक्टीरिया, सी में आपका प्रोटोजोआ, उसके बाद डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो टेटनस रोग जो होता है वह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम लोग क्विकली जो है बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि फलाना रोग जो है वह किससे संबंधित है। यह प्रोटोजोआ से होता है कि बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि फफूंद से होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा रोग जो है किससे होता है। तो बैक्टीरिया से आपका टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ रोग एवं क्षय रोग ये जो है बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद आपका जो वायरस से जो होता है चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क ज्वर, पोलियो, एड्स, रेबीज, गलसुआ ये सभी वायरस से होता है। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार ये सभी प्रोटोजोआ से होता है। और फफूंदी या कवक से जो है दम्मा, दाद, खांज, एथलीट फूड, गंजापन ये सभी फफूंदी या कवक से होता है। ओके, तो इन सारे पॉइंट को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। ओके, बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है क्या है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो है निर्वात में ही होता है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और निर्वात मतलब होता है शून्य। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बी में दिया हुआ आपका 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस यह जो माध्यम है यह जो दिया हुआ है आपका, तो प्रकाश की चाल जो है किसमें होता है तो जल में जो प्रकाश की चाल जो होता है यह जल में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और सी में आपका जो दिया हुआ है यह कांच में जो होता है, कांच में प्रकाश की चाल जो होता है वह होता है 2 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है यह जो प्रकाश की चाल होता है वह किस में होता है नायलॉन में होता है। कितना होता है 1.96 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये चारों को आप लोग जो है माइंड में रखेंगे क्योंकि प्रकाश की चाल जो पूछा जाता है तो इन्हीं चारों माध्यमों से पूछा जाता है। कभी आपको निर्वात के बारे में पूछ लेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, और कभी आपको एग्जाम में यह आ जाता है कि जल में प्रकाश की चाल क्या होता है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होता है, नायलॉन में प्रकाश की चाल होता है। घुमा फिरा करके इन्हीं चारों से एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 में है कि साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है। तो साधारण बातचीत की जो तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है तो 30 से 40 डेसिबल होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, और एम आपका है 70 डेसिबल। तो 70 डेसिबल जो है यह भीड़ में ट्रैफिक जब गूंजता है या भीड़ में जो ट्रैफिक होता है उसका जो डेसिबल होता है या तीव्रता होता है कितना डेसिबल में होता है तो 70 डेसिबल में होता है। और बी में आपका है 15 से 20 डेसिबल। तो 15 से 20 डेसिबल जो होता है वह
फुसफुसाहट, यदि फुसफुसाहट की हम लोग बात करते हैं तो उसका जो तीव्रता होता है डेसिबल में वह 15 से 20 होता है। और हम लोग यदि जोर से बातचीत करते हैं तो उसकी तीव्रता जो डेसिबल में होता है कितना होता है, 50 से 60 डेसिबल होता है। और जेट विमान जो उड़ता है उसका तीव्रता जो होता है डेसिबल में 140 से 150 के बीच होता है। और सायरन का जो तीव्रता होता है डेसिबल कितना होता है, 110 से 120 के बीच होता है। और मिसाइल का जो होता है, मिसाइल परीक्षण जो किया जाता है या मिसाइल छोड़ा जाता है, उसका तीव्रता डेसिबल में कितना होता है, 180 होता है। तो इन सारे को जो आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका 33 में है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है हम लोग इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में जो हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी हम लोग यहाँ पर भी इसका डिस्कस करते हैं। तो समुद्री जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 8.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और समुद्री जल किसका उदाहरण है, तो यह जो है द्रव में ठोस का उदाहरण है, द्रव में ठोस का। इससे रिलेटेड जो है इससे पहले कोई भी क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके। और पीएच मान किसने दिया था, सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा 34 में कि पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। तो पोलियो रोग होने से जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह प्लीहा होता है। कौन सा होता है, प्लीहा होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, यहाँ पे प्लीहा नहीं, सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। कभी कभी मिस हो जाती है बोलने के क्रम में, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग से जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन होगा आपका 35 में है कि गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो भ्रूणपोष जो होता है गेहूं का खाने वाला भाग होता है। तो आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी में एरिल, तो लीची का जो कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो एरिल भाग खाते हैं। और बीज पत्र, दाल मटर जो खाते हैं हम लोग, बीज पत्र वाले भाग को, दाल मटर के बीज पत्र वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। और मूंगफली के बीज को हम लोग खाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में करते हैं। तो हम लोग जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक बैटरी में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का जो उपयोग है हरा कशिश में भी करते हैं। सीसा संचालक बैटरी के अलावा हम लोग जो है हरा कशिश में भी इसका उपयोग करते हैं। और बी में आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका हम लोग पाचन रस में उपयोग करते हैं। सी में आपका है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल का हम लोग फिटकरी एवं सोडा में करते हैं। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यस सिरका में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। तो पारा का जो न्यूनतम हिमांक होता है वह -39 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 38 में है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल का क्वथनांक या जल उबलता है। तो वह कितने पर, तो केल्विन पैमाने पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केल्विन पैमाने पर जो है जल जो उबलता है, जल का क्वथनांक जो होता है वो 373 केल्विन होता है। यदि हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में आपका 212 फ़ारेनहाइट हो जाता है। उसके बाद सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस में। क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। तो कौन से रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कौन से रंग की होती है, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सबसे कम जो कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य होता है वह बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है और यह क्वेश्चन आपका 41 जो है इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपके सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है
सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जिस रंग का जो तरंगदैर्घ्य कम होता है उस रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सर्वाधिक होता है। यह एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बट इसका जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है, और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है बट इसका प्रकीर्णन जो होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यह भी पॉइंट आप लोग जो है माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में कितना क्वेश्चन था, तो 41 क्वेश्चन था। तो इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझे और क्लियर भी किए। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। यदि क्लियर हो गए हैं और यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।